नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सुकेश रंजन जी। और आज का सवाल यही है कि जनादेश के 5 बड़े संदेश क्या हैं। देखिए, 4 बड़े राज्य, बंगाल में बीजेपी की पहली बार सरकार बनती हुई, तमिलनाडु में खेला ऐसा हुआ कि विजय की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, केरल में 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी हुई है और असम में हिमंता सरकार एक बार फिर से। अब क्या संदेश हैं, क्या समीकरण बता रहे हैं सुकेश जी? क्या हुआ है, कैसा खेला हुआ है? देखिए, अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में रिमझिम अगर आप देखें इसको, तो पहला और सबसे अहम, हाल के दशकों में जो इंडियन पॉलिटी थी वो उसमें रीजनल पार्टी जो है उसका बहुत बड़ा योगदान था। आज भी जो नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है वो 2 रीजनल पार्टी की बदौलत चल रही है, नहीं तो 272 का आंकड़ा उनके पास नहीं है। उसके पहले जो 10 साल सरकार चली वो रीजनल पार्टी उसके पीछे खड़ी थी। उसके पहले जो वाजपेयी जी की सरकार चली वो कोलिशन पॉलिटिक्स की सरकार थी। उसके पहले जो सरकार थी जो बार बार गिरी आई, नेशनल फ्रंट की, उसके पहले नरसिम्हा राव की, ये सब उसमें रीजनल फोर्सेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल, बहुत बड़ा रोल था। एक जमाने के बाद ऐसा लग रहा है कि देश के मानचित्र से बहुत सारी रीजनल पार्टियां जो है वो धकेल के हाशिए पे कर दी गई है, गायब कर दी गई एकदम। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो खत्म हो गई है। पॉलिटिक्स में किसी को राइट ऑफ करना ठीक नहीं है, लेकिन मैं एक एक करके एग्जाम्पल देता हूं और आप मेरी बात से कन्विंस हो जाएंगी। ठीक है। और जनता को भी लगेगा कि बात तो सही कह रहा है, क्योंकि लोग लगे हैं कि बंगाल में बीजेपी जीत गई, असम में तो कांग्रेस को हारना ही था। तो ये बहुत सरलीकरण है इन नतीजों का। अगर आप इफ यू गो डीप, इफ यू डाइव डीप, तो आपको मिलेगा कि पहला है कि रीजनल पार्टियों का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। अब हाल के दिनों में आपने देखा कि नीतीश कुमार जो 20 साल से सीएम थे वो राज्यसभा में चले आए, क्योंकि उनका राज्यसभा जाने का मन था। अब पहली बार आपने सुना होगा कि कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ के राज्यसभा जाना चाहता है। वहां जो बड़े भाई की भूमिका में हुआ करती थी जेडीयू, वो लेसर पार्टनर हो गई। आज वहां बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का मुख्यमंत्री है। बीजेपी का मुख्यमंत्री है बिहार में पहली बार। चाहे लालू यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, वो दोनों गद्दी पे रहे, सत्ता में रहे, उन्होंने बीजेपी को वो पोजीशन लेने नहीं दिया। आज बीजेपी नंबर 1 पार्टी है वहां, जिसकी सरकार है, जिसका मुख्यमंत्री है। तो नीतीश कुमार जेडीयू हाशिए पे है। चले जाइए बगल में बंगाल, ममता बनर्जी जो 15 साल से सत्ता में थी और ऐसा लगता था कि ममता बनर्जी ही मोदी से लड़ सकती हैं, एक ऐसी रीजनल पार्टी जिसने मोदी का फोरे जो है वो रोक लिया था। पिछली बार भी 2021 में भी रोका, 24 में भी रोका, 18 से 12 पे आ गए थे नरेंद्र मोदी लोकसभा के चुनाव में। लेकिन इस बार जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के सबसे बड़े नेताओं में थे, वाजपेयी जी उनके सेक्रेटरी हुआ करते थे, वो पहली कैबिनेट, नेहरू की कैबिनेट में मंत्री थे, और उनका बड़ा फेमस कोट है कि जहां हुए, मतलब उनके बारे में, कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। वो बलिदान हो गए कश्मीर में, लेकिन उनका जन्म जो है वो बंगाल में हुआ था। तो साउथ कलकत्ता में एक जमाने में वो कभी जीते थे, और जहां से जनसंघ का एक तरीके से सबसे बड़ा नेता आता था, आज वहां बीजेपी की पहली बार सरकार बनी है। तो बहुत बड़ी जीत है कि बीजेपी, जिसको एक हाल तक एक ऐसा प्लेयर जिसकी जो काऊ बेल्ट की पार्टी है, बढ़ी भी तो बंगाल में नहीं आ पाई, उसने आज बंगाल पे अपना झंडा 2011 में खाता भी नहीं खोला था, आप समझ लीजिए। और आज सरकार 2016 में 3 सीटें, 21 में 77 सीटें, और आज 200 से ज्यादा, 200 पार। बहुत बड़ी बात है। वहां पे ममता बनर्जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राजनीति खत्म हो गई, लेकिन उखाड़ के फेंक दिया ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी हाशिए पे, स्टालिन तीसरे। हालांकि उनको एक रीजनल फोर्स नहीं पछाड़ा है, लेकिन
स्टालिन सत्ता से बाहर हो गए, 10 साल वो सत्ता में थे। आज सेंटर में उनके सांसद हैं, वो कांग्रेस के साथ अलायंस पार्टनर हैं। अब आगे क्या होगा मालूम नहीं, हो सकता है कि टीवीके के साथ चले जाए। लेकिन एक बड़ी फोर्स डीएमके, जिसकी अपनी एक लेगेसी है, वो कल की आई हुई पार्टी करुणानिधि की पार्टी, मतलब वो साउथ की फिल्मों को टॉलीवुड कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, वहाँ के स्टार, जहाँ से जयललिता निकल के इतनी बड़ी हो गई, तो टीएमके हाशिए पे, एआईडीएमके भी हाशिए पे। हालांकि बीजेपी उसके साथ थी, लेकिन एआईडीएमके भी इट हैज बीन इरोडेड। 10 साल वो सत्ता से बाहर रही और तीसरी बार भी वो तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है, तो वो भी एक तरीके से उनका भी खात्मा हो गया, धकेल दी गई है पीछे। तो 3 प्रोमिनेंट फोर्स आपको बता दिया मैंने। उद्धव ठाकरे, एक जमाने में वो जेडीयू की तरह महाराष्ट्र में बीजेपी का बड़ा भाई हुआ करती थी। वो पहले छोटा भाई हुई, अब तो वो मझोला भी नहीं रही। क्योंकि उसको बिल्कुल उनकी पार्टी टूट गई। जो टूटे हुए दल है उनके पास आज ज्यादा विधायक हैं, वो सत्ता में हैं, डिप्टी सीएम हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे जो ठाकरे की लेगेसी को संभालने का दावा करते हैं, उद्धव ठाकरे बाहर। शरद पवार, द किंग मेकर, सबसे कम 41 साल की उम्र में वो सीएम बन गए थे। पवार साहब की पार्टी कहीं पिक्चर में दिखाई नहीं देती है। ये सुनने में आया था कि शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार शायद एक साथ आने वाले हैं, उनकी दुखद मौत हो गई। उसके बाद से मामला ठंडे बस्ते में चला गया। शायद बीजेपी नहीं चाहती होगी कि ये मर्जर हो, ऐसा हो सकता है। तो 2 पार्टियां वहां की। मैं खास तौर पे इनफैक्ट इधर आप क्योंकि मेंशन कर रहे हैं, अजीत पवार की बीवी ने इतिहास रच दिया है, 2 लाख बड़ा एक्सपेक्टेड लाइंस पे है रिमझिम। वो बड़ा स्ट्रांग होल्ड है और किसी भी पार्टी ने उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा था। नहीं थे, नहीं, कोई भी नहीं था। जो उनके खिलाफ उम्मीदवार था वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार था। उसको 700 कुछ वोट मिले हैं मेरे ख्याल से, जब मैं देख रहा था लास्ट, तो 700 कुछ वोट थे। सेंटिमेंट तो वो एक ऐसा चुनाव था जिसमें लोग रजिस्टर कर देते हैं कि भाई मैं कैंडिडेट हूं, मैं लड़ना चाहता हूं। तो इसलिए, नहीं तो वो कोई कॉन्टेस्ट था नहीं। और अजीत पवार वहाँ के बहुत बड़े, बारामती के वो बहुत बड़े नेता, और पवार फैमिली से आते हैं, तो वो बड़े नेता होते ही। और अभी उनके प्रति सिंपैथी भी है। बसपा यूपी में अगेन एक विधायक है उसके। 2007 से 12 तक चौथी बार सीएम बनी थी मायावती। 12 से लेके 26 तक आते आते उनके पास एक विधायक है, सांसद 0। अगेन टीआरएस तेलंगाना ऑलमोस्ट डेसिमेटेड। तो रीजनल पार्टी जो है, जो उनके साथ कुछ कुछ टूट के गए हैं, जो कुछ बचे हुए हैं, वो रीजनल पार्टी एक जमाने में असम का नतीजा आज आया है। एक जमाने में असम गण परिषद का मुख्यमंत्री हुआ करता था, आज वो बीजेपी के साथ एक लेसर पार्टनर के तौर पे है। फिनिश्ड। तो मुझे याद आता है कि इसका सबसे पहला टेक अवे मुझे लगता है कि क्या रीजनल पार्टी की अथॉरिटी अब जा चुकी है, खत्म हो रही है। क्या नए सिरे से उन्हें रीग्रुप करना पड़ेगा, नए सिरे से अपनी राजनीति को सोचना पड़ेगा। नहीं तो बीजेपी तो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे रहेगी। मुझे याद आता है कि पटना में एक बार जेपी नड्डा अध्यक्ष थे, तो उन्होंने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि रीजनल पार्टियां खत्म हो जाएंगी। और तब जेडीयू से लेकर आरजेडी से लेकर तमाम लोगों ने बड़ा हंगामा किया था, बड़ा उद्वेलित हो गए थे कि दरअसल इनका प्लान है कि ये रीजनल पार्टीज को खत्म कर दें। इनफैक्ट आरजेडी की भी क्योंकि आप बात कर रहे हो, वो भी अब चलिए ठीक है, मतलब जेडीयू के साथ अगर हम करें, वो अभी मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पे है, लेकिन 25 हैं उसके। लेकिन चूंकि वो पहले एक बार ऐसी स्थिति में रह चुकी है, उसके 22 विधायक थे, इसलिए अभी उनको छोड़ दिया है। लेकिन उनकी भी स्थिति, आप ठीक कह रही, उनकी भी स्थिति ऐसी है। तो बिहार ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, असम ले लीजिए, और बाकी नॉर्थ ईस्ट के राज्य छोड़ देता हूं क्योंकि उसमें बहुत लोगों का इंटरेस्ट नहीं होगा। नहीं तो एक एक जो 7 सिस्टर स्टेट है, वहां भी कुछ कुछ पॉकेट्स में अभी भी हैं। लेकिन उसमें से भी अब बीजेपी, मणिपुर में कोई बहुत बड़ा फोर्स नहीं थी, लेकिन आज के डेट में उनका सीएम है। तो धीरे धीरे वो कोऑप्ट करके सरकार वहां पे उन्होंने बनाने में, तो पहला टेक अवे कि रीजनल पार्टी को सोचना पड़ेगा कि इस फोरे जो बीजेपी का चल रहा है उसमें क्या उनका रेलेवेंस खत्म हो गया है।
दूसरा, बीजेपी का एक इनविंसिबल तरीके से आगे बढ़ना, ये रीजनल पार्टी के लिए खतरा नहीं है। पहले से कांग्रेस पे ये तोहमत है कि सीधी लड़ाई में वो बीजेपी से नहीं जीत पाती, और राहुल गांधी इस बात को साबित नहीं कर पाए हैं। कर्नाटक को छोड़ दें और छोटा स्टेट वैसे हिमाचल है तो उसको छोड़ दें, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक एक बार सत्ता बदलती है। तेलंगाना में उनकी लड़ाई बीजेपी से नहीं थी, टीआरएस से थी। सीधी, जहां सीधी लड़ाई होती है वहां वो बीजेपी से नहीं जीत पाते हैं। तो ऐसे में जब रीजनल पार्टीज खत्म होंगी तो क्या कांग्रेस, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो असम में तो मुकाबला नहीं ही कर पा रहे हैं, ऐसी कौन सी स्टेट है जहां कांग्रेस उनसे लड़ पाएगी? तो ये सबसे बड़ा एक बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है कि उसके सामने जो पार्टी खड़ी है विपक्ष में, वो एक ऐसी पार्टी खड़ी है जिसके साथ जो 1-to-1 मुकाबला है उसमें वो हैंड्स डाउन उसको बीट करती है। इस बार भी केरल में जीती है कांग्रेस, हराया किसको? लेफ्ट को। वहां भी बीजेपी से मुकाबला नहीं था। बीजेपी क्योंकि वहां पे उसका कोई इतना अस्तित्व नहीं है। वो कुछ सीटें तमिलनाडु में, कुछ वोट प्रतिशत तमिलनाडु में, कुछ वोट प्रतिशत केरल में, लेकिन वो लगातार लगे हुए हैं वहां। ये जो कंसिस्टेंसी है बीजेपी, उससे बहुत सारी पार्टियों को सीखना चाहिए। तो बीजेपी का एक ये प्लस पॉइंट है कि वो कांग्रेस को पिक्चर में लेकर आ गए हैं, जिसका सीधे मुकाबले में बीजेपी के सामने कोई तोड़ नहीं। इसका असर 2029 के लोकसभा चुनाव, मैं पहले तीसरा बता दूं, अगर पलट के देखें तो क्या कांग्रेस के लिए कुछ अच्छा संदेश है क्या इसमें? ये तमाम रीजनल पार्टियां ऐसी हैं जो कांग्रेस के कॉस्ट पे खड़ी हुई थी, जिसने कांग्रेस का वोट लिया, कांग्रेस को किनारे में धकेला, वो सब कांग्रेस विरोध से पैदा हुई। आरजेडी, जनता दल, यूनाइटेड, एक जमाने में जनता दल, अखिलेश यादव की पार्टी, ये तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो कांग्रेस विरोध में पैदा हुई थी। उनका कमजोर होना क्या कांग्रेस को एक मौका देता है कि वो अपने दम पे खड़ा हो जाए? ममता बनर्जी का कमजोर होना, क्या इसको, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेगी कांग्रेस कि वो फिर से जो अपना स्वर्णिम काल था लेफ्ट के पहले वाला, क्या एक मौका है उनके लिए कि वो अपने आप को स्टैब्लिश कर सके? उन्होंने एक राज्य अपना बढ़ा लिया, हिमाचल में उनकी सरकार है, और 3 राज्य साउथ के ऐसे हैं, कर्नाटक, तेलंगाना और अब केरल, जहां उनकी सरकार है। तो एक बूस्ट कांग्रेस को है, और एक मैसेज भी, हिडन मैसेज है कि क्या अपनी स्ट्रैटेजी अगर वो बदलते हैं और इन रीजनल पार्टी के सामने अगर को रिप्लेस करके वो आना चाहते हैं, तो उनको ताकत लगानी पड़ेगी। और एक जो पैन इंडिया पार्टी के तौर पे वो पहले जानी जाती थी, जहां वो हर जगह परफॉर्म करती थी, तो वहां वो पलट के आ सकते हैं। फिर से आमने सामने की लड़ाई होगी जिसमें वो हार जाते हैं, लेकिन अपने आप को ठीक करके क्या एक अपॉर्चुनिटी है, इसमें भी एक अपॉर्चुनिटी है, इस हार में भी एक अपॉर्चुनिटी है क्या? एक मौका है क्या? 3 तो मैंने आपको बता दिया। चौथा, राष्ट्रीय राजनीति पे इसका प्रभाव। बहुत ये कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी अगर चौथी बार जीत जाएंगी या स्टालिन अगर तीसरी बार जीत जाएंगे, तो चूंकि कांग्रेस सीधी लड़ाई में नहीं जीतती है, कांग्रेस के नाम पे बहुत लोग तैयार भी नहीं होते हैं कि वो लीड करें मोर्चे को, तो 29 की लड़ाई इंटरेस्टिंग हो सकती है कि कोई रीजनल क्षत्रप आके खड़ा हो जाए और कांग्रेस से लेकर तमाम लोग लामबंद हो जाए पीछे कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। और मोदी को हटाने के लिए, भाजपा को हटाने के लिए, वो चौथी बार ना आ जाए, वो रीजनल पार्टी के सामने खड़े हो जाएंगे। लेकिन वो दोनों जो बड़े कंटेंडर थे वो चले गए। हालांकि 2024 में भी कोशिश की थी कांग्रेस ने, जो इंडिया गठबंधन पूरा बना था, लेकिन उसमें तो कांग्रेस ने अपनी दावेदारी छोड़ी नहीं थी ना। इस बार अगर वो जीत कर आते तो वो कंटेंडर हो जाते, और कांग्रेस को हो सकता है कि साथ देना पड़ता कि यही एक मैसेज ये है कि मोदी को ये हरा सकते हैं, ममता हरा सकती हैं, चौथी बार सीएम बन के आ गई तो उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती। तो जो राजनीति है सेंटर की, वो उसका जो बैलेंस है उसमें थोड़ी शिफ्ट आप देखने को मिलेगा। तो ये एक चौथा टेक अवे है। 5वां, जो अब आने वाले चुनाव हैं उसमें सीधा
बीजेपी का स्टेक है, वो यूपी है, यूपी की बात जहां वो इस बार सपा से हार गई है। तो क्या ये एक बूस्ट के तौर पे काम आएगा कि हम हरा सकते हैं, हम खत्म नहीं हुए, हम 240 पे 41 पे आने के बाद ये ना समझो कि वी आर गोइंग डाउन, वी हैव कम अप अगेन। तो चाहे यूपी ले लीजिए, पंजाब में बीजेपी विधायक तो शायद 2 हैं, लेकिन आज सांसद हो गए 6। तो पंजाब में ऑपरेशन करने का एक मौका ढूंढेगी बीजेपी, और वो पंजाब में एक नए रणनीति के तहत वहां जाएगी। उत्तराखंड में चुनाव है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार ऑलरेडी है और पिछले 2 बार से है। तो ये अपना रिकॉर्ड ठीक करने की कोशिश करेगी कि हम फिर से जीत कर आ सकते हैं। तो बीजेपी के हाथ में जब सत्ता आती है तो वो जाती नहीं है, लोग उससे खुश रहते हैं। इसको सीमेंट करने में एक और उनको कामयाबी मिल सकती है, या वो मैसेज देना चाहेंगे। तो अगला चुनाव जो आने वाला है, चाहे वो यूपी का हो, उत्तराखंड का हो, पंजाब का हो, वहां पे एक नई एनर्जी के साथ बीजेपी जाना चाहेगी। ये 5 तो मुझे जब आपसे मैं बात कर रहा हूं तभी मेरे दिमाग में ये 5 चीजें आई जो टेक अवे मैं समझता हूं। तो सुकेश जी, जब हम अब पंजाब की बात कर रहे थे, तो पंजाब में भी अगर हम देखें एसएडी, और जो आप रीजनल पार्टी की बात कर रहे थे, मैं पंजाब भूल गया था, ठीक है, अच्छा याद करा दिया। वही, हाँ, एसएडी भी ऑलमोस्ट डेसिमेटेड। हालांकि हो सकता है, मैं आपको फूड फॉर थॉट दे रहा हूं, और हम सब इस पे काम करते ही हैं। एक चर्निंग है, फिर से एक बीज जो है वो अंकुरित हो रहा है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि अकाली दल और भाजपा अगर अभी भी साथ आ जाए तो वो एक कॉम्बिनेशन अच्छा हो सकता है आम आदमी पार्टी को चुनौती देने का, क्योंकि कांग्रेस जो है वो वहां इतना लड़ रही है और बीजेपी या अकाली अकेले दम पे वहां शायद नहीं जीत पाए। और इसीलिए बीजेपी ने ऑपरेशन शुरू किया है कि एक बड़ा मैसेज दिया जाए कि इनके सारे लोग छोड़ के, ये इतने डिस्क्रेडिटेड हो गए हैं कि इनको छोड़ के आ रहे हैं, हम पे भरोसा करो। तो एक ये भी हो सकता है कि दोनों फिर से एक साथ आए, और नहीं तो अकाली दल आपने जोड़ दिया जो, तो मतलब आपकी बातों से ये है कि जो 2029 का, क्योंकि हम अगर लोकसभा चुनाव की बात कर रहे थे, तो 2029 क्या इन सारे टेक अवे से ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए बहुत आसान हो जाएगा? देखिए, बहुत समय है, राजनीति को इतनी दूर तक देख के और प्रिडिक्ट कर देना ये फुलिशनेस है। एक जमाने में लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था आरजेडी को, वो पलट के आ गई, फिर से अभी चली गई। तो ये बड़ा 5 डे मैच है। ये T20 नहीं है कि अभी हो गया और हम चैंपियन। जिस रफ्तार से बीजेपी जा रही है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, उसी रफ्तार से नीचे भी आई थी। 400 पार 240 पे आके टिके थे। हाँ, आज की तारीख में अगर देखा जाए तो उनका फोरे जो है वो 240 को भूल जाना चाहते हैं। बाईगॉन्स ऑफ बाईगॉन्स हो गया। एक बार आपने वो कहते हैं ना कि ये बरगला दिया, उत्तर प्रदेश में लोगों को झांसे में ले आए, इसीलिए हम घट गए। देखिए, हमने उड़ीसा में बढ़ा ही लिया। तो वो तमाम थियरी चलेगी, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि ये 29 में केक वॉक है बीजेपी के लिए। 29 में विपक्ष को नए सिरे से सोचना होगा कि उसे करना क्या है, क्योंकि बीजेपी का जो फोरे है और बीजेपी का जो एक माइंडसेट है चुनाव लड़ने का, आप रिसोर्सेज में उनको बीट कर नहीं सकते, आप मैनेजमेंट में उनको बीट नहीं कर सकते। उसको आजकल हम मैनेजमेंट कहते हैं, मुझे कहते हुए बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जिसको चाणक्य नीति कहते हैं वो दरअसल चाणक्य नीति नहीं है, वो बाय हुक और बाय क्रुक है। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठ रहे हैं, जिस तरीके से 27 लाख वोट लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे बाहर चले गए बंगाल में, यह अंडरलाइन करते हुए कहना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ा ब्लॉट है जिसको सुप्रीम कोर्ट से लेकर इलेक्शन कमीशन तक को मुंह दिखाते नहीं बनेगा जब हिस्ट्री कभी लिखी जाएगी। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन व्हाट मैटर्स इज विक्ट्री। और आज की तारीख में ये बंगाल की विक्ट्री खास तौर पे बहुत बड़ी, ये एक ऐसी विक्ट्री है जो एक ड्रीम की तरह है बीजेपी के लिए, और जो उसको शॉट इन द आर्म
जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो देती है बीजेपी को। तो इस पूरे आपके टेक अवे से एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, और जो आखिरी टेक अवे यही है कि भाई अगर हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, मिड, सब कुछ सब जगह बीजेपी पहुंच गई है, पर दक्षिण की क्योंकि हमने बात की थी कि वहाँ पर लगी हुई है, लेकिन अभी भी उसको वो बीट करने में, मतलब लगी हुई है लेकिन तब भी अभी बहुत दूर है दक्षिण का किला। बिल्कुल ठीक कह रही है, वो किला भेदने में अब बहुत कामयाब नहीं हुई है। एक स्टेट कर्नाटक है जहां उनकी सरकार रही है, नहीं तो कोई दूसरा स्टेट नहीं है। वो आंध्र प्रदेश में सरकार में है लेकिन पिगी बैक करके हैं, वो बहुत बड़ी पार्टी नहीं है। वो तमिलनाडु में AIDMK के साथ हैं, पिगी बैक करके हैं। वो केरला में लड़े, कुछ सीटें जीत गए, कुछ वोट प्रतिशत बढ़ा लिया। तेलंगाना में वो सबसे बेहतर पोजीशन में है बाकी राज्यों की अपेक्षा साउथ में। तो धीरे धीरे वो वहाँ कदम बढ़ाना चाहती है, लेकिन जो उसका काउ बेल्ट में है, जो उसका नॉर्थ ईस्ट में फैलाव है, उसको वो अभी तक वहाँ मैच नहीं कर पाई है। लोग कहते हैं कि वहाँ की तासीर थोड़ी दूसरी है, और रह कर जो बीजेपी के बारे में जैसे डिलिमिटेशन को लेके हंगामा मचा, तो मैं भी उसी पे आ रही थी। साउथ के लोग जो है वो थोड़े पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने ऐसा प्रचार किया कि बीजेपी डॉक में खड़ी हो गई। केरला ले लीजिए तो वो प्रोग्रेसिव स्टेट के तौर पे देखा जाता है। बीजेपी के बारे में एक ऐसी पार्टी के बारे में बताया जाता है, बीजेपी को एक ऐसी पार्टी की तरह बताया जाता है जो प्रोग्रेसिव नहीं है, जो धर्म की राजनीति करती है, वो बहुत एक्सेप्टेबल, हाँ, जो हिंदुत्व मॉडल है उसका, वो बहुत एक्सेप्टेबल केरल में नहीं है। तो साउथ अभी भी एक ऐसा एरिया है जिस पे बीजेपी को बहुत काम करना है। और जब हमको और आपको ये समझ में आता है, तो जो थिंक टैंक है बीजेपी का, जो 24/7 इसी काम में लगा होता है, तो कई बार आप प्रधानमंत्री को वो लुंगी वाले अवतार में देख चुकी हैं, तो उनको भी मतलब नए तरीके से या तो सोचने की जरूरत है। अगर वो अभी भी इतना नहीं, तो उनको भी एक नई स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, ऐसा है। उन्होंने कई लेवल पे काम करके देखा है, केरल से लेकर तमाम स्टेट में, लेकिन वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं रहे। उनको फॉर्मूला नहीं मिल, जैसे बंगाल फॉर्मूला मिल गया, ये वाला नहीं मिल पा रहा है शायद। बंगाल फॉर्मूला इसलिए मिल गया क्योंकि जो बाकी पार्टियां थी वो इतने हाशिए पे थी कि लोगों को जो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जो एंगर था, जो एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहते हैं, वो लोगों को लगा कि सिर्फ बीजेपी ही इसको हटा सकती है, तो वो नेचुरली बीजेपी के पास चला आया। साउथ में ऐसी स्थिति अभी नहीं बन पाई है। वहाँ कुछ फोर्सेस हैं, कांग्रेस अभी भी वहाँ है, तो लेफ्ट अभी तक था, तो वहाँ वो फोरे जो है, अभी रेजिस्टेंस है बीजेपी के लिए, वो इसीलिए बचा हुआ है। खैर देखिए, इन सब टेकअवेज से यही समझ में आता है कि हालांकि जो भी विपक्ष कह रहा है, अलग चीज़ें कह रहा है कि जो भी टीएमसी आरोप लगा रही है, चाहे वो ईवीएम हो, चाहे वो एसआई हो, बट अब पता चल गया है कि कैसे धीरे धीरे बीजेपी ने अपना ये जो भी इलाका है वो बढ़ाना शुरू कर दिया है। और सुकेश जी ने जैसे बताया कि अब सबकी नज़र आगे आने वाले चुनावों में है, उस पर क्या होता है, आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।